Hello students, this video is about centrifugal force. So students, centrifugal force वो forces होते हैं जब कोई एक बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है और वो मूव करेगी अराउंड अ सर्कुलर मोशन। ये बॉडी इस सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव करती है, इस पाथ को फॉलो करती है, बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ, then it can be regarded as the reaction of centripetal force। आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अगर हमारे पास ये सर्कल है और यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर है और ये बॉडी मूव कर रही है अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, सो जो फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन कंडीशन ये है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में ही पाथ को फॉलो करेगी, सर्कुलर ही मूव करेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है लेकिन उसका जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जा रहा है फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बॉडी का सर्कुलर पाथ में मूव करना कंपलसरी है। अगर बॉडी सेंटर के टूवर्ड्स फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर वो बॉडी सेंटर के अवे फ्रॉम द फोर्स अप्लाई कर रही है, then the force is known as centrifugal force, centrifugal force. So it acts along the radius and away from the center of the circle, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है that is mv square by r. Here m is the mass of the body, mass of the body, v is the velocity of the body, जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एज ऑलरेडी जैसे हमने अभी बात करी कि अगर कोई बॉडी है उसको हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मीन्स रेडियल इनवर्ड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इतना फोर्स अगर किसी बॉडी का लग रहा है टूवर्ड्स द सेंट्रल, टूवर्ड द सेंटर हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करेगी। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कार ऑन अ लेवल सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का कि एक कार है जो कि लेवल सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है। मींस जो इसका जो ये ट्रैक है ये बिल्कुल लेवल है, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी बेंड नहीं है, यहाँ से थोड़ा थिक नहीं है, बिल्कुल लेवल है ये सर्कुलर रोड। सो ये हमारे पास एक कार है जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और कार जब मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्योंकि सर्कुलर रोड है। मींस जो फोर्स लगेगा इसके टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इस कार का खुद का भी वेट होगा जो कि मैं इसमें शो नहीं कर सकती, जो कि डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी। सो दैट वेट विल बी इक्वल्स टू एम जी, मास ऑफ द कार, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जस्ट अपोजिट दिस वेट एक अपोजिंग रिएक्शन फोर्स होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एंड ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो हम यहाँ से इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू एम जी। एंड जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्योंकि ये कार सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करेगी, एंड इस सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में अगर हम देखें तो ये ओ हमारे पास सेंटर है ऑफ दैट सर्कुलर रोड, जिसका सर्कमफ्रेंस तक, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv square by r. Now both the forces
को हम दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो आर एफ अपॉन में आर विच इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई बाय एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी। एंड यू नो दैट म्यू विच इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन में आर, और इस म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। सो इस इक्वेशन के अंदर हम एफ बाय आर को म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, एंड वी इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं रूट लगा दूंगी, तो वी इज इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी। मीन्स हमारे पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस कार की एक लेवल सर्कुलर रोड के ऊपर मूव करने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए। सो देयरफॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी हम कह सकते हैं वी मैक्स, डिनोटेड बाय वी मैक्स, which a car can travel on level curved road is equals to mu L RG. Mu L here mu L is the coefficient of limiting friction. So this is first example of circular motion. Now the second example of that circular motion is when car is move on a bank circular road. अब ये बैंक सर्कुलर रोड कैसा होता है? एक ऐसा रोड जिसके अंदर जो आउटर एज है इस रोड की वो स्लाइटली अबव हो देन द ये हमारे पास है इसकी आउटर एज और ये है हमारे पास इनर एज ऑफ द रोड। तो अगर आउटर एज सर्कुलर रोड की स्लाइटली अबव होगी, आउटर होगी, देन इनर एज से ऐसे रोड को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब इस तरीके से होगा, थोड़ा सा ये वाली एज उठी हुई और ये वाली एज हमारे पास थोड़ी सी नीचे हो, इस तरह की रोड को हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। एंड बैंकिंग ऑफ रोड के केस में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए एक कार की उस रोड के ऊपर मूव कराने के लिए? क्योंकि आपने जैसे अभी एक एग्जांपल किया कि लेवल्ड रोड के केस में वी मैक्स जो हमारा होना चाहिए वो हमारे पास म्यू एल आर जी होना चाहिए। मतलब इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कार की एक लेवल सर्कुलर रोड पे चलने के लिए, क्योंकि टू इंक्रीज द मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे लेवल सर्कुलर रोड पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मींस जो म्यू एल की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन म्यू एल की वैल्यू के इंक्रीज होने की वजह से जो टायर होते हैं गाड़ी के वो फट भी जाते हैं और वो घिस भी जाते हैं। सो टू मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन फॉर सेफ ड्राइविंग के लिए हम इस रोड को कैसा बना देते हैं, एक दूसरा मेथड यूज़ कर देते हैं कि जो ये रोड है इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसकी आउटर एज थोड़ी आउटर हो और इनर एज थोड़ी सी इनर साइड हो। मतलब उसी तरीके से क्या होगा कि म्यू एल कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी और वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स से हम बच सकते हैं। एंड द फिनोमिना ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर ऑफ द सर्कुलर रोड एंड स्लाइटली अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। एंड द एंगल थ्रू विच आउटर एज, ये जो आउटर एज है ये जो एंगल बनाएगी रेज्ड सर्कुलर रोड के साथ अबव द इनर एज, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सो इस केस के अंदर हम दो केस लेके चलते हैं कार ऑन द बैंक रोड पे कि इफ़ फ्रिक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब म्यू एल हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें इंक्रीज ना करना पड़े, फ्रिक्शन हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा, राइज वियर एंड टीयर इन द टायर। सो हम अज्यूम कर लेते हैं केस फर्स्ट में कि हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है और हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है या हम कह सकते हैं एक कार है जो कि मूव कर रही है इस बैंक रोड पे। ये थोड़ा सा आउटर एज उठी हुई है, ये इनर साइड है। सो इसके खुद के वेट की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड साइड, दैट इज एम जी, वो इस तरीके से लगना चाहिए और वही फोर्स रोड के साथ एंगल बनाता है थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स लगता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स कभी भी
ग्रेविटी की वजह से इस साइड नहीं लग सकता, लेकिन ऑलवेज इसके ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया टुवर्ड्स ग्रेविटी। नाउ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। सो अब हम इस आर के नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो एक्सिस है दैट इज आर कॉस थीटा में ब्रेक हो जाएगा और ये आर साइन थीटा में। और फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इसके मोशन के ऊपर जब ये मूव कर रही है कार, इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। और आर साइन थीटा जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये इस तरीके से कार मूव कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। सो इस केस में इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं आर साइन थीटा माइनस में एफ सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय, यही फॉर्मूला होता है। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई बाय एम जी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाय आर जी के इक्वल। सिमिलरली कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए एक बैंक रोड के ऊपर कार को मूव करने के लिए जब फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी इस केस के लिए आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय आर जी, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू रूट में आर जी साइन थीटा। सो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी कार की एक बैंक रोड के ऊपर चलने के लिए और जब फ्रिक्शन ना हो। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें, मींस जब फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, जो कि रियल सिचुएशन है, जब भी हम मूव करते हैं बैंक रोड के ऊपर अपनी कार को मूव कराते हैं तो ऑलवेज उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ अपोजिंग फोर्स होता है। तो हमारे पास सिमिलरली इस केस में हमारे पास ये कार है, सिमिलर उसकी तरह ही ये मूव कर रही है एक बैंक रोड में और इस तरीके से मूव करेगी कि फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। आर इसके वेट की वजह से एक फोर्स लगेगा दैट इज़ एम जी, जो परपेंडिकुलर होता है उसके अगेंस्ट लगता है आर। इसके लिए जो कंपोनेंट सिमिलर उसी वे में बैकग्राउंड होंगे तो आर कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास आर साइन थीटा। इस तरीके से ये मूव कर रही है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा विच इज़ डिनोटेड बाय एफ, और जो कि इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन के कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एफ कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास एफ साइन थीटा। सो नाउ अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये मोशन और ये मोशन ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में लग रहे हैं। तो वर्टिकल एक्सिस के मोशन के लिए इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो हमारे पास हो जाएगी आर कॉस थीटा माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में है एम जी, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है एफ साइन थीटा, सो माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और लेकिन फ्रिक्शन इस केस में इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, मींस जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अप्लाइड फोर्स की हमेशा डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स से अपोजिट होती है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सिमिलरली उसी वे में डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आती है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ
साइन थीटा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, विच इज़ इक्वल्स टू mv² बाय r मल्टीप्लाई बाय mg। सिमिलरली मास से मास कैंसिल आउट हो गया और ये इक्वेशन हमारे पास रिमेन रह गई। सो इस इक्वेशन को अगर हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, अगर इस इक्वेशन को मैं इस वे में लिख दूँ, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन में r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू v² बाय rg। तो हमारे पास ये बच गया, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी r से r कैंसिल आउट, तो टेंजेंट थीटा प्लस f बाय r विच इज़ इक्वल्स टू म्यू। लेकिन यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ओनली म्यू। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बच गया 1 माइनस f बाय आर दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू v² बाय आर जी। जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर जी टेंजेंट थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू v²। सो v वेलोसिटी जो हमारे पास हो मिल गई यहाँ से हमें, दैट इज आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा रूट में। तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी व्हीकल की जब वो एक बैंक रोड पे मूव करे और फ्रिक्शन उस केस में अप्लाई हो। उस केस में हमारे पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन अगर फ्रिक्शन अप्लाई ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो वेलोसिटी किसी भी व्हीकल की आर जी साइन थीटा रूट के इक्वल होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and their examples.